स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। वाराणसी के एनजीओ प्रतिनिधियों से पीएम मोदी ने की बात, जानिए संबोधन की बड़ी बातें। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एनजीओ प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। लॉकडाउन के दौरान लोगों के बीच भोजन बांटने और अन्य मदद पहुंचाने के लिए उन्होंने सभी एनजीओ की तारीफ की। पीएम मोदी के मुताबिक एनजीओ के इस तरह के कार्यों से लाखों लोगों को प्रेरणा मिलती है, जिससे वो भी मदद को आगे आते हैं। लॉकडाउन के दौरान वाराणसी में 100 से ज्यादा स्वयंसेवी संस्थाओं ने करीब 20 लाख भोजन के पैकेटों का वितरण किया था। ये है संबोधन की बड़ी बातें। पीएम मोदी ने कहा कि बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद रहा कि काशी में कोई भूखा नहीं सोएगा। यहाँ के एनजीओ ने ये बात सत्य साबित की है। पीएम मोदी के मुताबिक सभी एनजीओ बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा के दूत बनकर हर जरूरतमंद तक पहुँचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना संकट काल में भी काशी उम्मीद और उत्साह से भरी हुई है। सावन का मेला सहित सब कुछ स्थगित है, लेकिन काशी इस संकट का डटकर मुकाबला कर रही है। हर किसी ने गरीबों की मदद के लिए पूरी क्षमता भाव से काम किया है। इस बार जो सेवा कार्य है वो सामान्य नहीं है। इस बार कोरोना जैसी बीमारी को गले लगाने जैसा रिस्क भी था, इसलिए सेवा के साथ साथ त्याग और बलिदान भी देखा। जिन लोगों ने कोरोना के संकट काल में काम किया है वो सामान्य नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे बताया गया कि जब जिला प्रशासन के पास भोजन बांटने के लिए अपनी गाड़ियां कम पड़ गई, तो डाक विभाग ने खाली पड़ी अपनी पोस्टल वैन इस काम में लगा दी। सोचिए, सरकारों की प्रशासन की छवि तो यही रही कि पहले हर काम को मना किया जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि 100 साल पहले भी महामारी आई थी, तब भारत में बड़ी संख्या में लोग मारे गए। कोरोना के दौरान भी दुनिया को लगा कि लाखों लोगों की जान जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे पराक्रम ने भारत में ज्यादा नुकसान नहीं होने दिया। पीएम के मुताबिक ब्राजील में कोरोना वायरस की वजह से 65,000 मौतें हुई। उत्तर प्रदेश भी ब्राजील जितना बड़ा है, लेकिन वहां सिर्फ 800 के करीब ही मौतें हुई। इस समय काशी में ही लगभग 8,000 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है। जब स्थितियां सामान्य होंगी तो काशी में पुरानी रौनक भी उतनी ही तेजी से लौटेगी। इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। आज भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत अमेरिका से भी दोगुनी आबादी से है। एक पैसा लिए बिना उनका भरण पोषण कर रहा है। अब तो इस योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया गया है, ताकि त्योहारों से कोई गरीब भूखा न रहे। पीएम मोदी ने कहा, मैं किसानों से, युवा साथियों से भी ये आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के व्यवसाय में बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करें। हम सभी के प्रयासों से हमारी काशी भारत के एक बड़े एक्सपर्ट हब के रूप में विकसित होगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल का आया बड़ा बयान, कहा नहीं होगा रेलवे का निजीकरण। जी हां, देश भर में ट्रेनों के निजीकरण को लेकर बहस छिड़ी हुई थी, लेकिन इसी बीच रेल मंत्रालय का एक बयान सामने आया है। इस बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि रेलवे का किसी भी प्रकार से निजीकरण नहीं किया जा रहा। वर्तमान में चल रही रेलवे की सभी सेवाएं वैसे ही चलेंगी जैसे चल रही थी। बता दें कि रेल मंत्रालय ने 109 रूट्स पर यात्री ट्रेनें चलाने के लिए प्राइवेट पार्टीज को इन्विटेशन दिया था, जिसमें प्राइवेट पार्टीज को 30,000 करोड़ का निवेश करना था। इसके बाद से ही ट्रेनों के निजीकरण को लेकर चर्चा होने लगी थी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, रेलवे का किसी भी प्रकार से निजीकरण नहीं किया जा रहा। वर्तमान में चल रही रेलवे की सभी सेवाएं वैसे ही चलेंगी। निजी भागीदारी से 109 रूट पर 151 अतिरिक्त आधुनिक ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनका कोई प्रभाव रेलवे की ट्रेनों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि ट्रेनों के आने से रोजगार का सृजन होगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू होने के मिले संकेत, तैयारियां शुरू। जी हां, कोरोना के चलते जहां एक और पूरे देश में होने वाली धार्मिक यात्राओं को लगभग स्थगित कर दिया गया है, वहीं नए केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर में विश्व प्रसिद्ध श्री अमरनाथ यात्रा
21 जुलाई से शुरू होने जा रही है और जिसका समापन रक्षाबंधन वाले दिन यानी 3 अगस्त को परंपरागत तरीके से होगा। प्रदेश प्रशासन ने इस यात्रा की तिथि अभी तक घोषित नहीं की है, परंतु इसके शुरू होने के संकेत देने की साथ ही तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने 5 जुलाई को अमरनाथ गुफा में हिम शिवलिंग की विधिवत पूजा अर्चना करने के साथ ही इस संबंध में तैयारियां शुरू करवा दी है। 5 जुलाई को ही 10 नामी अखाड़ा के महंत देवेंद्र गिरिजी महाराज ने पहलगाम में विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद यात्रा जल्द शुरू होने के संकेत दे दिए हैं। इस बार की यात्रा केवल बालटाल मार्ग से ही होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही इतिहास में पहली बार पवित्र गुफा से आरती का लाइव प्रसारण भी शुरू हो गया है, जिसे दूरदर्शन पर सुबह 6 से 6:30 व शाम को 5 से 5:30 बजे तक देखा जा सकता है। अमेरिका ने कहा, चीन के आक्रामक तेवर का भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हां, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन के आक्रामक तेवर का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। सीमा विवाद को उकसाना चीन की आदत बन गई है और दुनिया को उसे ऐसा नहीं करने देना चाहिए। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लद्दाख में चीनी घुसपैठ के सवाल पर पोम्पियो ने कहा, मैंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस बारे चीन की आक्रामक कार्रवाई में कई बार बात की। चीन ने बिना किसी उकसावे के ये कार्रवाई की और भारत ने उसका सही जवाब दिया। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट हुआ लागू, कई गुना बढ़ी जुर्माना राशि। जी हां, करीब 10 महीने बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद परिवहन विभाग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके तहत अगर अब आप प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो यह आपको महंगा नहीं, काफी महंगा पड़ सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2019 को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के संशोधित प्रावधानों को पूरे देश के लिए लागू कर दिया था, लेकिन राजस्थान सहित कई राज्यों ने जुर्माना राशि को अधिक बताते हुए इसे अपने यहाँ लागू नहीं किया था। इसके चलते प्रदेश में पुराने एक्ट के अनुसार ही जुर्माना राशि वसूल की जा रही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद प्रदेश में भी संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर दिया गया है। हालांकि सामान्य अपराध जैसे लाल बत्ती जंप करने, सड़क चिन्ह की अवहेलना करने, पार्किंग नियम तोड़ने, लाइट लगाने, वाइपर नहीं होने, काली फिल्म लगाने जैसे सामान्य श्रेणी के अपराधों के लिए 2 व्हीकल के लिए जुर्माना राशि 100 रुपए और 4 व्हीकल के लिए 200 रुपए ही रखी गई है। पूर्व सैनिक के अविवाहित और दिव्यांग बेटे भी होंगे स्वास्थ्य सेवाओं के लाभार्थी, रक्षा मंत्रालय का फैसला। जी हां, रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को हेल्थ केयर देने के लिए बनी स्कीम एक्स सर्विसमैन के तहत पूर्व सैनिकों के 25 साल और उससे अधिक आयु के अविवाहित और दिव्यांग बेटों को लाभार्थी बनाने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत परिवार के 1 करोड़ पीड़ित मरीज को ऑक्सीजन देने का खर्च उठाने का भी ऐलान किया गया है। उल्लेखनीय है कि अब तक पूर्व सैनिकों के 25 साल तक के अविवाहित, स्थायी रूप से दिव्यांग और वित्तीय रूप से आश्रित बेटों को इस स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं मिलता था, चूँकि उन्हें 25 साल का होने के बाद आश्रित नहीं माना जाता था। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ECHS के तहत केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं और नियमों के तहत यह फैसला लिया गया है। देश में पहली बार कोरोना का नया रूप आया सामने, 4 बार नेगेटिव आने के बाद भी शरीर में मिली एंटीबॉडी। जी हां, देश में पहली बार कोरोना वायरस का एक नया रूप सामने आया है। देश के सबसे बड़े अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में दिल्ली में भर्ती रही एक मरीज 4 बार नेगेटिव होने के बाद भी उसके शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है। यह एंटीबॉडी किसी इंसान के शरीर में तभी बन सकती है जब वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो। करीब 5 से 4 दिन एंटीबॉडी बनने में समय लगता है। यही एंटीबॉडी मरीज के शरीर में संक्रमण के खिलाफ लड़ने का काम करती है। दिल्ली एम्स के जीरियाट्रिक विभाग में एक महिला मरीज कई दिन से भर्ती थी। 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को डायबिटीज, हाइपरटेंशन के अलावा 15 दिन से कमजोरी की शिकायत थी। महिला में TLC की संख्या कम हो रही थी। डॉक्टरों ने संक्रमण संदिग्ध होने के चलते 12 दिन में 4 बार RT-PCR के जरिए कोरोना वायरस की जांच कराई।
लेकिन हैरानी की बात है कि एक भी जांच में संक्रमण की पुष्टि नहीं हो सकी। यह सभी जांच दिल्ली एम्स की ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रयोगशाला में की गई थी। बार बार रिपोर्ट नेगेटिव आने और मरीज में लक्षण एक जैसे ही बरकरार रहने के चलते एक वक्त तक डॉक्टर भी चकरा गए। हालांकि इसके बाद डॉक्टरों ने मरीज को संक्रमित मानते हुए ही उपचार किया और 5वीं बार एंटीबॉडी की जांच की गई। मुफ्त राशन देने में की आनाकानी तो अब होगी सख्त कार्रवाई, इस फोन नंबर पर करें शिकायत। जी हां, पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर दी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों 81 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को नवंबर 2020 तक मुफ्त में अनाज देने का ऐलान किया था। साथ ही इस योजना में उन लोगों को भी अनाज दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। इस योजना के तहत गुलाबी, पीले और खाकी राशन कार्ड को 5 किलो प्रति सदस्य गेहूं या चावल और 1 किलो दाल प्रति परिवार को फ्री में दिया जाएगा। ऐसे में अगर किसी कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज देने में दिक्कत आ रही है तो वह इसकी शिकायत संबंधित जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रण कार्यालय में या फिर राज्य उपभोक्ता सहायक केंद्र पर कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1800180287 जारी किया है। उपभोक्ता अपनी शिकायत इन नंबरों पर दर्ज करवा सकते हैं। कई राज्य सरकारों ने अलग से भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। सैलरी कटने की चिंता छोड़ दीजिए, अगले 3 महीने आएगी ज्यादा सैलरी। जी हां, अगर आप लॉकडाउन के बाद की जॉब व संभावित आर्थिक तंगी के लिए परेशान हो रहे हैं तो चिंता छोड़ दीजिए, आपको अगले 3 महीने भी ज्यादा सैलरी मिलने वाली है। इससे भी अच्छी बात यह है कि मोदी सरकार अगले 3 महीने तक आपके पीएफ खाते में पैसा डालने वाली है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने मौजूदा योजना अगस्त तक बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकार कर्मचारियों व नियोक्ताओं को भविष्य निधि में सहयोग राशि देगी। पीएम गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत भविष्य निधि में नियोक्ता व कर्मचारियों को 12% मिलाकर कुल 24% सहयोग सरकार कर रही है। सरकार द्वारा नियोक्ता व कर्मचारी के हिस्से के भविष्य निधि के भुगतान की योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस निर्णय से एक तरफ 3 महीने तक कर्मचारियों के खाते में ज्यादा वेतन आएगा, वहीं नियोक्ताओं को बड़ा आर्थिक लाभ होगा। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश के मध्य तथा पूर्वी भागों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का भी अनुमान है। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इन भागों में भी 1-2 स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, विदर्भ, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर, जबकि गंगी और पश्चिम बंगाल में, राजस्थान के पूर्वी भागों में 1-2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं।